बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम वैद्युत बलों के लिए। कूलाम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रेरित थे। उसी आधार पर उन्होंने कूलाम का नियम वैद्युत बलों के लिए बनाया। पदार्थ का एक गुण द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण से पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके लिए न्यूटन ने सूत्र दिया था F = G(m1m2/r²। इसी बात से प्रेरित होकर के कूलाम ने आवेशों के लिए, हमें पता है कि आवेशों के बीच जो है आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल होता है, तो उन्होंने यही बात सोचा कि पदार्थ का एक गुण आवेश भी है, तो आवेशों के लिए भी यही नियम उन्होंने लगाया। इसी तरह से उन्होंने नियम बनाया कि दो आवेशित कण, चाहे वो समान प्रकार से आवेशित हों चाहे वे विपरीत प्रकार से आवेशित हों, तो मान लिया कि दो आवेशित कण हैं, ये +Q1 और एक है हमारा +Q2। तो ये दोनों आवेशित कण जो हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और यहाँ से इसकी दूरी जो है ये है। बिंदु A पर Q1 है, बिंदु B पर Q2 है। तो उन्होंने ये नियम बनाया इसी आधार पर कि लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच जो है लगने वाला बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। उसी तरह से उन्होंने ये काम किया, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर ये वैल्यू बढ़ती है, Q1 बढ़ता है, Q2 बढ़ता है, तो इसका जो गुणनफल होगा, ठीक है, उसका भी मान बढ़ेगा और बल का मान और बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, उसी तरह से व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिया कि इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं उसी तरह से दूरी के वर्ग के अनुसार बल का मान कम हो जाता है। तो ये नियम जो है उसकी तरह से यहाँ तक तो सही पाया गया कि आवेशों के बीच लगने वाला बल जैसे वहाँ पाया जा रहा था द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वैसे यहाँ भी सही रहा कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर जो है अगर हम इसे हटाते हैं तो इसका एक हमें नियतांक लेना पड़ेगा, समानुपाती नियतांक, जिसको हम लोग K से लिखते हैं, K से। इसे हम कह सकते हैं समानुपाती नियतांक या कूलाम का नियतांक, ठीक है। आप लिख सकते हैं जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, या इसे हम लोग कूलम का नियतांक भी कहते हैं। तो यहाँ गड़बड़ हो गया कि ये जो समानुपाती नियतांक है ये माध्यम पर निर्भर करता है, और यहाँ पर जो ये नियतांक है, ये सार्वत्रिक नियतांक है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। पदार्थिक कण चाहे कहीं भी हों, किसी भी माध्यम में हो, उनके बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल है, उन आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर निर्भर कर रहा है। गड़बड़ यहाँ हो गया कि अगर ये माध्यम बदल जा रहा है तो माध्यम के बदलने के नाते से आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होता है, वो लगने वाला बल जो है परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर जो है निर्भरता अलग हो गई, यहाँ पे माध्यम पर डिपेंड करने लगा और वहाँ पर माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो माध्यम का कौन सा गुण है जो इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। माध्यम के पास, मटेरियल के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे ताप का प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव होता है, ये जो है इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। सपोज कि अगर मान लीजिए कि इनके बीच में हमारा जो है सपोज करिए जल है, तो जल जब हम इन आवेशों के बीच में रखेंगे, आवेशों के बीच में अगर जल है
तो जल का ताप बढ़ाने से देखते हैं कि कोई नहीं परिवर्तन होता है लगने वाले बलों पर, या उसका जो है और कोई भौतिक जो है अवस्था बदल रहे हैं तो उसे ठंडा कर दे रहे हैं। सपोज जल को अगर हम ठंडा कर दें तब भी देखते हैं कि उस पर लगने वाले बलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये सब जो है प्रॉपर्टी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो माध्यम का कौन सा गुण है जो इसको प्रभावित करता है? तो जो गुण है माध्यम का, जो गुण है जो इसे प्रभावित कर रहा है इनके बीच लगने वाले बल को, उसे हम कहते हैं वैद्युतशीलता। तो अगर हम K का मान रखें यहाँ पर तो हमें पता चलेगा इसमें K का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन 0। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो ग्रीक है, ये एप्सिलॉन माध्यम का ही ये गुण है, इसी को कहते हैं वैद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन 0 लिखा है तो निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन लिखा है तो माध्यम की वैद्युतशीलता। तो माध्यम का कौन सा गुण इनके बीच कार्य करने वाले बल को प्रभावित करता है? जो गुण प्रभावित कर रहा है उस गुण को हम लोग कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता करता क्या है? अगर ये चार्ज इस चार्ज पर बल लगा रहा है तो करता क्या है कि जैसे ही माध्यम आता है इन चार्ज के बीच में, अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर सपोज करिए 100 न्यूटन का बल लगाना चाहता है, तो माध्यम क्या करता है, उसमें से कुछ बल को अपनी अंदर की तरफ, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर परमिट कर लेता है। तो जब अपने अंदर अवशोषित कर लेगा लगने वाले बलों को, तो अगर ये 100 न्यूटन लगाना चाहता था, सपोज करिए इसने माध्यम ने अपने अंदर 80 न्यूटन के बल को अवशोषित कर लिया, तो कितना बल अप्लाई कर पाएगा? 20 न्यूटन अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। कोई दूसरा माध्यम लाते हैं तो कोई क्या कर रहा है कि 60 न्यूटन का बल अवशोषित कर रहा है उसमें से, तो 40 लगा पाएंगे। तो जब माध्यम हम बदलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि माध्यम का ये वाला गुण अलग अलग माध्यमों का ये जो वैद्युतशीलता होती है वो अलग अलग तरह से होती है। जिसकी वैद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होती है, अर्थात बल को जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी वैद्युतशीलता उतनी अधिक होती है। और जब वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी, माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी, तो लगने वाला बल उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न माध्यमों की उन्होंने जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में रख करके देखा, तो सबसे कम जो वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात की होती है। और निर्वात की वैद्युतशीलता उन्होंने ज्ञात की। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ ना हो। तो निर्वात की वैद्युतशीलता उन्होंने प्राप्त किया और इसका मान उन्होंने निकाला। तो अगर हम इस K के इस मान को, समानुपाती नियतांक को यहाँ पर रख दें, इस वाले में रख दें, जो हमारा कह सकते हैं, मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 है, अगर हम इसमें रख दे रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, K बराबर, K का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है। तो ये एप्सिलॉन 0 हमारी क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, ये होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। और इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले क्वांटिटी को यहाँ लिखना होगा, या इसको अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ ले करके आएंगे। ऊपर रहेगा कूलाम इंटू कूलाम, अर्थात कूलाम का स्क्वायर, और नीचे रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है।
तो निर्वात की वैद्युतशीलता ज्ञात की गई इस प्रकार से। और यदि हम निर्वात की वैद्युतशीलता रख दें तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका मान आता है 9 गुणे 10 के घाते 9। 9 गुणे 10 के घाते 9, इस पूरे की वैल्यू है 9 गुणे 10 के घाते 9। ये हो जाएगा न्यूटन, ये जाएगा ऊपर तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये निर्वात में क्या हो गया, ये लगने वाला बल हो गया आवेशों के बीच में इस तरह से। इसके बाद क्या होता है कि जब हम इन आवेशों को अलग अलग माध्यमों में रख रहे हैं तो देखते हैं कि अन्य सभी माध्यमों की, निर्वात की तुलना में अन्य सभी माध्यमों की वैद्युतशीलता अधिक पाई जाती है। और उन जो है जितने भी माध्यम हम लेंगे इनके बीच में, जैसे हमने अभ्रक रख दिया या कांच रख दिया, मोम रख दिया आवेशों के बीच में, तो ऐसा करने से देखा गया है कि इनकी जो वैद्युतशीलता होती है इन माध्यमों की, वो वैद्युतशीलता जो है निर्वात की अपेक्षा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता ज्ञात की गई। इसके अलावा अगर हम इन आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, ठीक है, इन्हीं आवेशों को अन्य किसी माध्यम में और रखने पर, तो जब हम अन्य किसी माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर उस बल को लिखा जाएगा Fm। अगर हम इसको Fm लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखा जाएगा। अब एप्सिलॉन m लिखा जाएगा तो ये इधर हो जाएगा यहाँ Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 में क्या है कि ये निर्वात की वैद्युतशीलता है जो कि अन्य माध्यमों की वैद्युतशीलता से कम है। अगर इसकी वैद्युतशीलता कम है तो निर्वात में लगने वाला बल सबसे ज़्यादा होगा। अब दूसरा माध्यम जब लेते हैं, इसके अलावा कोई अन्य माध्यम लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों निर्वात या वायु। तो निर्वात और वायु की जो वैद्युतशीलता होती है लगभग एक ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इस नाते आप निर्वात लें या फिर वायु लें, ठीक है। तो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता वही होगी 8.85 × 10⁻12। तो इसके अलावा यदि हम कोई दूसरा माध्यम ले रहे हैं तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता कैसी होगी, उससे ज़्यादा होगी। अब जब वैद्युतशीलता ज़्यादा होगी तो लगने वाला बल कैसा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तुलना में, निर्वात या वायु की तुलना में अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल कैसा होता है, अधिकतम होता है और ज़्यादा होता है। तो देखिए बच्चों, निर्वात की तो वैद्युतशीलता ज्ञात की गई और हर एक माध्यमों की वैद्युतशीलता जो है उसे ज्ञात करना या उस माध्यम की वैद्युतशीलता को याद रखना मुश्किल काम है। तो उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया और उससे जो है हम लोग माध्यम की वैद्युतशीलता जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अगर आप समीकरण नंबर 2 में भाग देते हैं समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 2 में 3 से अगर भाग देंगे तो लिखा जाएगा F/Fm। F क्या है, निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल है।
तो एफ अपॉन एफ एम अगर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इधर एप्साइलन एम अपान जो है एप्साइलन नॉट या एप्साइलन जीरो, और इधर हो जाएगा देखिए एफ अपॉन एफ एम बराबर हो जाएगा एप्साइलन अपॉन एप्साइलन जीरो। ठीक है, और बारी सारी क्वांटिटी जो है सेम है, आर दूरी पर ही वो आवेश रखे गए हैं निर्वात में भी, और आर ही दूरी पर जो है रखे गए हैं किसी अन्य माध्यम में। ठीक है, तो जो ये रेशियो है, इन दोनों का रेशियो जो है उसको हम लिखते हैं ई आर से। किससे लिखते हैं? ई आर से, और सॉरी एप्साइलन आर से लिखते हैं। एप्साइलन आर को हम जो है सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे बच्चों? सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये माध्यम की वैद्युतशीलता है और ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो तीन प्रकार की वैद्युतशीलता हो गई, निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और सापेक्ष वैद्युतशीलता। इसी को हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। और इस सापेक्ष वैद्युतशीलता को जो है हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब इसे हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। इसमें लिख सकते हैं जहाँ ई आर सापेक्ष वैद्युतशीलता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों, देखिए कि अगर हम एफ अपॉन एफ एम करते हैं, एफ अपॉन एफ एम करते हैं, तो एफ अपॉन एफ एम से करने से क्या होगा? सपोज करिए निर्वात में लगने वाला बल एफ है और जब हमने उसे किसी माध्यम में रखा तो हम क्या देखते हैं कि लगने वाला बल पहले का, यानी कि जो पहले बल एफ रख रहा था तो उस माध्यम में लगने वाला बल जो है एफ एम क्या हो गया? सपोज करिए कि पहले का एफ बाई 2 हो गया। अगर पहले का एफ बाई 2 हो जा रहा है तो यहाँ पर एफ अपॉन एफ एम का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि उसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि बल निर्वात की तुलना उस माध्यम में लगने वाला बल जो है 4 गुना कम हो जा रहा है, माध्यम का बल जो है एफ एम की वैल्यू कितनी हो जा रही है? एफ बाई 4 हो जा रही है। तो के का मान, ये के का या सापेक्ष वैद्युतशीलता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से हम जब सापेक्ष वैद्युतशीलता निकाल लेंगे तो सापेक्ष वैद्युतशीलता निकालने से क्या होगा? हम अगर जानना चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी होगी, उस माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं एप्सिलॉन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर जो है एप्सिलॉन 0 इंटू के भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, एप्सिलॉन 0 इंटू के लिख सकते हैं क्योंकि आर के स्थान पर के लिखा जाता है। तो हम इस वाले समीकरण से ऐसा करने से क्या कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु हमें निर्वात की केवल ज्ञात रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे? आवेशों को निर्वात में रखते हैं, फिर किसी माध्यम में रखते हैं, उसके बाद जो है फिर आवेशों को अन्य किसी माध्यम में रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जितना गुना वैद्युत बल कम हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक उतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने जल में रखा, मान लीजिए कि वैद्युत बल 80 गुना कम हो गया निर्वात की तुलना में, तो इसका मतलब उसका परावैद्युतांक कितना हो गया? 80 हो गया। अगर परावैद्युतांक 80 हो गया तो उसका उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 इंटू आर का मान लगा देंगे, ई आर का मान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम उस माध्यम की वैद्युतशीलता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम जो है हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इससे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर एक माध्यम की हम वैद्युतशीलता याद रखें। ठीक है, और इसी समीकरणों से हम लोग ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप अगर जानना चाहते हैं किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, इन दोनों को लेते हैं, इनको और इनको, तो एफ एम बराबर लिखा जा सकता है, तो अगर हमको माध्यम में लगने वाला बल चाहिए तो मान लीजिए कि ये जो है, ये वाला जो है
अगर हमें किसी माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता पता है, जैसे हमें बताया गया कि माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता जो है सपोज करिए कि 10 है। अगर माध्यम की वैद्युतशीलता 10 है यानी कि उस माध्यम में निर्वात की तुलना में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F/10 हो जाएगा। तो जितना हमें बताया जाएगा, अगर 80 है तो निर्वात की तुलना में कितना हो जाएगा, F/80 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग उस माध्यम का बल भी निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। ये जो समीकरण नंबर 4 है इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। इस रेशियो से हम परावैद्युतांक निकालते हैं, ठीक है। और इसी से क्या करते हैं, इसी रेशियो से जो है उस माध्यम की हम लोग वैद्युतशीलता भी निकाल सकते हैं। परावैद्युतांक निकल जाएगा तो EM का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर अगर हम इसके वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर लिखा जाएगा माध्यम में लगने वाला बल जो हमारा Fm है, माध्यम में लगने वाला बल जो है वो कितना हो जाएगा, माध्यम में लगने वाला बल जो है हो जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन यम, तो ये एप्सिलॉन यम के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये देखिए यहाँ से एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू के। आप लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू के और ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 अपान हो जाएगा R²। हम लोग बच्चों इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इसी का हमेशा किसी भी माध्यम में लगने वाले बल के लिए जो है हम लोग इसी का यूज करेंगे। अगर आप निर्वात के लिए या वायु के लिए लिख रहे हैं तो निर्वात या वायु की जो है सापेक्ष वैद्युतशीलता 1 होगी और के का मान हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 1 रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें ये सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, तो अगर आप उसी माध्यम का उसी के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। जैसे F/F हो जाएगा, जब F/F हो जाएगा तो ER या K का मान कितना आएगा, 1। तो जब आप निर्वात के लिए, अब इन समीकरणों में से आपको कौन सा यूज करना है, समीकरण नंबर 5 ही यूज करें, चाहे किसी माध्यम के लिए क्यों ना हो। अगर आप निर्वात के लिए रखना चाहते हैं तो आप इस K की वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अन्य के लिए अगर हमको माध्यम का परावैद्युतांक दिया जाता है, अन्य माध्यमों के लिए परावैद्युतांक हमको दिया जाता है, जितना भी दिया जाएगा उसकी वैल्यू को उतना पुट कर देंगे यहाँ पर और हमें उस माध्यम में लगने वाला बल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब बात आती है कि सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या है या परावैद्युतांक क्या है, परिभाषित करने की। यहाँ पर लिख सकते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो आप देखें सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या है, किसे कहा जाता है। अगर सापेक्ष वैद्युतशीलता की हमको परिभाषा लिखनी है तो हम कह सकते हैं निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात सापेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, लिख सकते हैं निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को सापेक्ष वैद्युत
शीलता कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि माध्यम में किसी माध्यम में लगने वाला किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कूलाम के नियम की। ये Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश है और ये दूरी क्या है, R। तो कूलाम ने हमें ये बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल की दिशा होती है, ये जो लगने वाले बल की दिशा होती है, वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मान लीजिए ये प्लस और ये क्या है, प्लस है, तो अगर ये प्लस और प्लस है तो ये वाला आवेश इस पर इधर की तरफ में बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा इस तरह से, और जो है ये वाला जो है आवेश इस पर वैद्युत बल लगाएगा। ठीक है, इधर की तरफ पे, इधर की तरह। और अगर मान लीजिए कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, अगर ये आवेश माइनस है तो क्या होगा कि ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, किधर की तरफ में, इधर की तरफ में बल लगाएगा। ठीक है, और ये वाला आवेश किधर लगाएगा, इधर की तरफ में बल लगाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा कि आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाले बल की दिशा होती है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है बच्चों, तो एक बात और ध्यान देना है, दूसरा ये ध्यान देना है कि जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे किसी भी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के लिए, तो बच्चों ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करना है, आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए 1/4πε0 के Q1 Q2 क्या करना, हमें Q1 Q2 का परिमाण लेना है, Q1 Q2 का परिमाण लेना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।